प्रबंधक के उद्देश्यों को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संगठन का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, वैसे ही प्रबंध के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रबंध जो है कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है, और दूसरा जो उद्देश्य है वो किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। इन्हें व्यवसाय के मूल प्रयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो व्यवसाय उसका कुछ प्रयोजन होता है, और किसी भी संगठन के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। जो प्रबंध है, इसको प्रबंध को सभी उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और दक्षता से पाना होता है, और इन उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, कर्मचारी संबंधी या व्यक्तिगत उद्देश्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य, जो प्रबंध होता है वह संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, और इन उद्देश्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व भी प्रबंध का होता है। और जो प्रबंध है सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व निभाता है ना, उत्तरदायित्व को पूर्ण करता है, तथा सभी जो हितार्थी हैं, मतलब जैसे कि शेयर होल्डर हो गए, कर्मचारी हो गए, ग्राहक हो गए, है ना, फिर सरकार है, सभी के हितों का ध्यान रखना प्रबंध का काम होता है। जो भी संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसके पास मानव संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उसका अधिकतम लाभ उठाए, है ना। हमने देखा था कि जो प्रबंध है उसमें 5 चीजें शामिल है। मानव है, माल है, मुद्रा है, मेथड है और मशीन है। तो उसमें जो मानव है वो भौतिक संसाधन, उनका अधिकतम उपयोग करना कौन चाहता है? प्रबंध। जैसे मानव है 8 घंटे के लिए नियुक्त है, तो संगठन चाहता है कि उसके 8 घंटे उपयोग किए जाएं, और जो भौतिक संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग किया जाए, है ना। ठीक है। फिर ये हम लोग कर लेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि व्यवसाय ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कम लागत पर अधिक उत्पादन करना संगठन का उद्देश्य होता है। तो व्यवसाय का आर्थिक हित यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं, या आर्थिक उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है ना। तो इसमें संगठन जो है ऐसा क्यों करता है? क्योंकि संगठन को जीवित रहना है ना। कोई भी व्यवसाय तब जीवित रहेगा जब वह अच्छा प्रबंध करेगा, है ना। प्रबंध क्यों किया जाता है? संगठन जीवित रहे। और दूसरा यह है कि मैं उससे लाभ कमाऊं, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे मैंने दुकान स्टार्ट की और जो भी सामग्री मैं बेच रहा हूं तो वो मैंने पैसे से खरीदी है, स्वाभाविक उससे लाभ कमाना है मुझे, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कोशिश ये होगी कि मैं नगद सामग्री बेच लूं। यदि मैंने जो सामग्री खरीदी और वो मैंने सारी सारी उधारी में बेच दी, तो मेरे पास पैसा तो आया नहीं, और मैंने जो पैसा लगाया था, जो पूंजी लगाई थी, वो भी खत्म हो गई, तो लाभ तो हुआ ही नहीं। तो जो लाभ में कमाऊं, है ना, जो लाभ कमाऊं, तो उसमें जो लाभ मुझे होगा, जिससे मैंने 100 रुपए की चीज ली और मैंने उसको 110 में बेचा, तो जो 10 रुपए लाभ हुआ है तो वो मैं संगठन को बढ़ाने में लगाऊं, है ना। तो जो लाभ कमाए हैं उसको मैं संगठन को और आगे बढ़ाऊं, दुकान को और बड़ी करने की कोशिश करूं, तब संगठन जीवित रहेगा, उससे लाभ होगा, उसकी वृद्धि होगी। संगठन चाहे व्यवसायिक हो या गैर व्यवसायिक, समाज का अंग होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करना होता है। इसका मतलब यह है जो समाज है उसके आर्थिक हितों को भी
वो महत्व देगा। जैसे वंचित वर्ग हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है, ठीक है, समाज सेवा करता है, शिक्षा मतलब विद्यालय शुरू करता है, स्वास्थ्य सेवाएं देता है, अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, विद्यालय जो शिक्षा देते हैं, है ना, जो उद्योग है वो रोजगार का अवसर पैदा करते हैं, है ना। ऐसे कई काम होते हैं जो संगठन सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए करते हैं, ठीक है। फिर संगठन कर्मचारियों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक जो कर्मचारी है उसका व्यक्तित्व अलग होता है, उसका अनुभव अलग होता है, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि अलग होती है, और जो व्यक्ति है उसका उद्देश्य भी अलग होता है, और सभी जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, जिनकी संतुष्टि के लिए वो किसी भी संगठन के अंग बनते हैं। मैं हूँ और मैं यदि किसी संगठन से जुड़ा हूँ तो मेरी कुछ आवश्यकताएं होंगी, है ना, मुझे परिवार चलाना है, जीविकोपार्जन करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसकी आवश्यकता अलग है ना। तो वो जो संगठन में कब जुड़ेगा, जब उसको अच्छा वेतन मिलेगा, फिर उसको उत्तरदायित्व मिलेगा, है ना, अच्छा पद मिलेगा, फिर अच्छा पद होगा तो जो समाज है ऊंचे पद वाले या ऊंचे ओहदे के लोगों को अलग नजरिए से देखती है ना, तो सामाजिक मान्यता मिल जाएगी उसको, उसका विवाह अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति को अच्छा वेतन मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, अच्छा ओहदा मिलने से समाज जो है उस व्यक्ति को अच्छी नजरों से देखता है, व्यक्ति को देखने का नजरिया समाज का बदल जाता है यदि ऊंचे ओहदे पर चला जाए। ओहदा ऊंचा होगा तो उसकी इज्जत भी होगी, सम्मान होगा, ठीक है। जब ये सब चीजें होंगी, जो प्रबंध है संगठन के उद्देश्यों को और जो व्यक्ति है कर्मचारी के उद्देश्य, इन दोनों को मिलाना प्रबंध का काम होगा, है ना। एक प्रबंध ऐसा कुछ करेगा कि व्यक्ति उसके संगठन से जुड़ा रहे, है ना। कई बार होता है कि जो सीईओ होते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको वहां पर ज्यादा वेतन मिलता है और यहाँ पर कम मिल रहा होता है। संगठन को जिंदा रखने के लिए अच्छे और अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा सरकार सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 63 करने वाली है। उससे सरकार को यह फायदा है कि उनके पास कुशल अनुभवी विशेषज्ञ लोग उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि जो नए रिक्रूट होते हैं, जो नवनियुक्त होते हैं, उनके पास अनुभव कम होता है, जबकि इनके पास अनुभव ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है या जो भी संगठन चाहता है कि उनके पास कुशल अनुभवी विशेषज्ञ लोग बने रहे, है ना। तो प्रबंधक को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि कोई कर्मचारी उसके संगठन को छोड़कर नहीं जाए।